हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम करेंगे क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 विस्तास बुक से है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट आई एम वेरी श्योर अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देख लिया तो आज के बाद आपको ये चैप्टर कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू स्टार्ट दिस वीडियो, आप अपनी बुक अपने हाथ में रखिएगा और एक पेन पेंसिल कॉपी के साथ ज़रूर रखिएगा, बिकॉज है इस चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको मार्क करने पड़ेंगे, मीनिंग्स जो आपको लिखने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना। बिफोर यू रीड, देखो, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर तुम जानना चाहते हो वही हमारे प्लैनेट अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो क्या करना पड़ेगा। एंटार्क्टिका इज़ दी बेस्ट प्लेस टू गो। आपके लिए एंटार्क्टिका सबसे अच्छी जगह है। वहाँ पे अर्थ का पास्ट भी जान सकते हैं आप, अर्थ का प्रेजेंट भी जान सकते हैं आप, अर्थ का फ्यूचर भी जान सकते हैं। बॉन वॉयज, बॉन वॉयज का मतलब होता है आपकी यात्रा शुभ हो, हैव अ सेफ जर्नी, राइट। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। अर्ली दिस ईयर, अब इस साल की शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ अबाउट अ रशियन रिसर्च वेसल। हमारी राइटर तुषानी जोशी जी कहती हैं कि जब इस साल की शुरुआत होती है तो मैंने अपने आप को पाया। बेसिकली मैंने यात्रा किया, अबाउट किया मीन्स किसके ऊपर अबाउट किया आपने, रशियन रिसर्च वेसल के ऊपर। रशिया का एक रिसर्च कराने वाला वेसल मीन्स जहाज। तो हमारी तुषानी जोशी जी जो थी, रशिया के एक बहुत बड़े जहाज में जो कि रिसर्च के लिए लोगों को लेकर जाता था, उसमें चढ़ी और उस जहाज का नाम था अकादमिक शुकाल्स्की। स्पेलिंग याद करके जाना। अकादमी का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टडी, तो वो एजुकेशन पर्पज से ले जा रहा है आपको, ठीक है। हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अब हम बैठे और हम चल पड़े। हम क्या किस तरफ चल पड़े? हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, भाई अंटार्कटिका है, बर्फ ही बर्फ है, बहुत ठंडा है। ड्राइएस्ट, सबसे ज़्यादा सूखा है, बारिश नहीं हो रही है वहाँ पे बिल्कुल। विंडीएस्ट, वहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। तो इस तरीके का ये कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का और उसका नाम है अंटार्कटिका। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। देखिए, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बारे में, तो ये डिग्री आपको बता रखी है कि भाई किस डिग्री से आप स्टार्ट हुए थे। सीधा सीधा एग्जैक्टली ऐसे याद करके चले जाना। ज्योग्राफी नहीं भी आती है तो डिग्री याद कर लेना। 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से मैं चलती हूँ इन मद्रास से, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। मैं 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करती हूँ। आपको पता होगा देशों के टाइम अलग अलग होते हैं ना, जैसे बस वैसे ही समझ के रखो कि ग्रीनविच से आगे चलते हो तो 1-1 घंटा आगे और पीछे चलते हो तो 1-1 घंटा पीछे। इस तरीके से मैं 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करती हूँ। 6 चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स का मतलब होता है जैसे आप जब आप अलग अलग देशों में जाते हो, है ना, तो आपने देखा होगा आपके पासपोर्ट वगैरह चेक होते हैं, तो ऐसे 6 चेक पॉइंट्स इनके पड़े थे रास्ते में। 3 वाटर बॉडीज, यानी कि लगभग 3 ओशियंस इन्होंने पार किया, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स। अब इकोस्फीयर्स पार करने का मतलब ये होता है, देखो हर एक इकोस्फीयर में क्या होता है, इकोस्फीयर में फ्लोरा फाना चेंज होती है, मौसम चेंज होता है ना, वहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधे सब चेंज है। तो उन्होंने बहुत सारे इकोस्फीयर चेंज किए थे। काफ़ी ज़्यादा दूर ये इसका मतलब मद्रास से गई थी। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours. जब तक मैं वहाँ पहुँची ना भाई अंटार्कटिका में, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में पहुँचने से पहले मैं 100 घंटे की यात्रा कर चुकी थी। क्या यात्रा मैंने सिर्फ जहाज से की थी? नहीं, इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, मैं कार से भी गई, मैंने एरोप्लेन से यात्रा की, शिप से भी यात्रा करी, और कुल मिलाकर मैंने 100 घंटे की यात्रा कर ली थी जब तक मैं एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पहुँचती हूँ। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्कटिक एक्सपेंसिव वास्ट लैंडस्केप। तो भाई जब 100 घंटे की यात्रा करके मैं पहुंचती हूँ तो मेरा पहला इमोशन ही होता है जब मैंने अंटार्कटिका की एक्सपेंसिव मीन्स वाइड, फैला हुआ है बिल्कुल वाइट कलर का लैंडस्केप, जहाँ देखो वहाँ बर्फ ही बर्फ, सफ़ेद ही सफ़ेद चादर आपको दिखाई दे रही है, एंड अनइंटरप्टेड, क्योंकि ना वहाँ पेड़ हैं ना वहाँ पे इंसान हैं, कुछ नहीं है, अनइंटरप्टेड है। अब जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आप देखते चले जाओ, और अनइंटरप्टेड कहाँ तक उन्होंने देखा? ब्लू हॉरिजन तक देखा, यानी कि एक ऐसी जगह तक उन्होंने देखा जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। और ये सब देख के उन्हें क्या लगा? वाज रिलीफ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ मिला। 100 घंटे की यात्रा के बाद मैं देख रही हूँ सफ़ेद लैंडस्केप फैला हुआ है, अनइंटरप्टेड है, बीच में कुछ नहीं है, अब ब्लू हॉरिजन तक मैं देख पा रही हूँ और मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। फॉलोड अप, इसके बाद क्या होता है? विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। अब इसके तुरंत बाद मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा मैं चौंक जाती हूँ। प्रोफाउंड वंडर मीन्स डीप वंडर, बहुत ज़्यादा मैं खो जाती हूँ इस सब में कि यार ये कैसी जगह है। वंडर, मैं चौंकती हूँ किस चीज़ पे? एट इट्स इमेंसिटी, यार ये कितना विशाल है। इट्स आइसोलेशन, मैं देखती हूँ ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अकेला है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमें,
कोई इंसान नहीं है, कोई बस नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई कार नहीं, कोई ऑफिस नहीं, बिल्डिंग्स नहीं, आइसोलेट है बिल्कुल. बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम. अब यहाँ इन्हें ये बात पता चलती है कि यार एक ऐसा समय भी था व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास. जानते हो तुम लोग ये बात? इंडिया अंटार्कटिका सेम ही लैंड के टुकड़े थे. अभी तो बिल्कुल दूर दूर है, अलग अलग है, बिल्कुल अंटार्कटिका साउथ पोल में, बट इंडिया भी कभी एक पार्ट था अंटार्कटिका का, राइट. अब ये सोच के ही चौंक जाती है इन सब बातों को कि कितनी अकेली जगह है, कितनी बड़ी जगह है, पूरा दूर दूर तक हॉरिजन दिख रहा है, और ये कितनी अजीब बात है कि ये जो है अंटार्कटिका और इंडिया कभी एक ही ज़मीन के टुकड़े. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, पार्ट ऑफ हिस्ट्री. देखिए पार्ट ऑफ हिस्ट्री कैसे हुआ अंटार्कटिका, क्योंकि पहले अंटार्कटिका इंडिया एक ही थे ना, तो अभी हमें वो बताया जाएगा. यहाँ पे 650 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, यानी कि 650 मिलियन साल पहले अ जाइंट अमेलगेमेटेड मीन्स जॉइंट था साउथर्न सब कॉन्टिनेंट गोंडवाना. अब गोंडवाना लैंड आपको पता होगा, यूरेशिया और गोंडवाना दो ही लैंड मास थे धरती पर पहले. तो गोंडवाना में ये सब कॉन्टिनेंट जो होता हमारा ये मिला हुआ था. एमलगेमेटेड का मतलब जॉइंट, ये आपका EBQ क्वेश्चंस में भी आ सकता है, राइट. अब ये मिला हुआ था, डिड इंडीड एग्जिस्ट, हाँ जी ये एग्जिस्ट करता था. और कहाँ गोंडवाना लैंड थी? सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, जहाँ पर अभी अंटार्कटिका है ना, वहाँ पे था गोंडवाना. मतलब नीचे की तरफ था. देखो ऊपर की तरफ था यूरेशिया, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ नीचे था इस तरह से. ये नीचे की तरफ था हमारा गोंडवाना, मतलब ऊपर अलग और नीचे अलग, बस यही दो लैंड मासेस थे. तो गोंडवाना नीचे की तरफ था, इंडिया इसी में था, और इंडिया अलग हुआ है इससे. ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ रही है बात. अब थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन. अब भाई चीज़ें बहुत डिफरेंट थी जब इंडिया गोंडवाना से मिला हुआ था. हम ये कहें कि एक साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था गोंडवाना, उस समय चीज़ें बहुत डिफरेंट थी. ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन. ग्लोब सीन मतलब धरती पर इंसान आए ही नहीं थे भाई, इंसान थे ही नहीं. ये उस समय की बात है, गोंडवाना लैंड जब होता था, जब इंसान नहीं होते थे, एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर. भाई अंटार्कटिका आज तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन उस समय ये जो पूरा गोंडवाना लैंड था, यहाँ पे गर्मी थी, ये बहुत वार्म था, ऐसा बर्फ़ नहीं था वहाँ पे. होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फना. हाँ जी, वनस्पति, फ्लोरा मीन्स वनस्पति, पेड़ पौधे होते थे अलग टाइप के, फौना होता था वहाँ पे, जीव जंतु होते थे, इंसान नहीं थे. फॉर 500 बिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड. 500 साल तक गोंडवाना डेवलप्ड होता रहा. थ्राइव्ड मीन्स डेवलप्ड, इस वर्ड को याद करके जाइएगा, EBQ का क्वेश्चन है. ठीक है, अब ये 500 साल तक ऐसे ही चलता रहा. बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट. लेकिन ऐसा समय आया जब डायनासोर वाइप आउट हुए, गायब होने लग जाते हैं. एंड एट द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे. और ये वो समय होता है जब मैमल्स जो थे गॉट अंडरवे, मैमल्स जारी रहते हैं. द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इंटू कंट्रीज. अब ये लैंड मास जो था गोंडवाना, ये कंट्रीज में सेपरेट होने लग जाता है. द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे. और ग्रेजुअली ग्लोब ऐसा दिखने लग जाता है जब ये सेपरेट होता है जैसा आज हमें ग्लोब नज़र आता है. यानी कि अब हमें दो लैंड मास थोड़ी नज़र आते हैं, ठीक है, अब हमें टुकड़े नज़र आ रहे हैं. टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री. अब भाई अंटार्कटिका को विजिट करना एक हिस्ट्री का पार्ट ही तो है. आप कितना कुछ सीख रहे हो, आपको पता चल रहा है यार ये अंटार्कटिका जो था गोंडवाना लैंड का टुकड़ा था, इंडिया भी वहीं पर था, सब अलग हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब समझते हैं हम हिस्ट्री में. सो विजिट अंटार्कटिका करने का मतलब है आप हिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ रहे हैं. टू गेट अ ग्रास्प ऑफ. ग्रास्प ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, है ना, उसकी मतलब एक तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना. तो ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम. अब इसको देखने के बाद, वहाँ जाने के बाद आप समझते हैं भाई हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाएंगे. फ्रॉम वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, हम कहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब है हमारी ज़िंदगियाँ कहाँ से शुरू हुई हैं और कहाँ अंत हो सकती हैं. इट इज़ टू बी अंडरस्टैंड, इट इज़ टू अंडरस्टैंड, ये समझने वाली बात है. द सिग्निफिकेंस ऑफ. अब आप वहाँ जाइए तो आप समझ पाएंगे इंपॉर्टेंस. सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस. किसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे भाई हम? कॉर्डेलेरियन फोल्ड्स की. कॉर्डेलेरियन फोल्ड्स का मतलब होता है पर्वतों की श्रृंखला, माउंटेन रेंज. ये नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन रेंज के बारे में बात कर रहे हैं. प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स. ये कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स की बात कर रहे हैं. ये रॉक्स के जो एक तरीके से चट्टानें जो हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं. इवन आप ओजोन को समझ पाएंगे, आप कार्बन को समझ पाएंगे कैसे काम कर रहा है धरती के ऊपर, एवोल्यूशन डेवलपमेंट को समझ पाएंगे, एक्सटिंक्शन किस तरीके से चीज़ें गायब हो रही हैं ये भी समझ पाएंगे. तो ये सारी चीज़ें, इन सब की इंपॉर्टेंस आप समझ पाएंगे. ये समझो लाइन दोबारा कि इट इज़ टू अंडरस्टैंड. जब आप अंटार्कटिका जाते हैं तो आप समझ पाते हैं सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्डेलेरियन, इन पर्वतों की श्रृंखला को. ठीक है, आप प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स को समझ पाते हैं, उन रॉक्स को समझ पाते हैं. आप ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ये बात भी समझ पाते हैं. अब कार्बन बढ़ता चला जा रहा है ये बात भी समझ पाते हैं.
आप ये समझ पाते हैं किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई, दुनिया डेवलप हुई, किस तरीके से इसका अंत हो सकता है, ये भी आप समझ पाते हैं. व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट, अब जब आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, दैट कैन हैपन इन मिलियंस ईयर, जो कि हुई है लगभग मिलियन साल में, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग. भाई आपका दिमाग चकरा जाता है. माइंड बॉगलिंग का मतलब होता है दिमाग चकरा देने वाला. इमेजिन करो इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, क्योंकि इंडिया जो था वो नीचे था, गोंडवाना लैंड का टुकड़ा था. अब ये ऊपर उठा, पुश कर रहा है नॉर्थ की साइड, ऊपर जा रहा है, जैमिंग अगेंस्ट एशिया. अब एशिया से जाकर जैम हो जाता है, टकरा जाता है, आगे नहीं बढ़ रहा. तो बकल इट्स क्रस्ट. अब बकल का मतलब होता है एक तरीके से मुड़ जाना. तो इसकी जो क्रस्ट होती है, जब ये टकरा रहा है, इंडिया जब एशिया की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ सरक कर रहा है, ये टकराया, टकराने के बाद इसकी क्रस्ट मुड़ी और वहां से हमारे ये जो हैं हिमालयाज बन गए. ठीक है, क्लियर है ये बात. हिमालयाज कैसे बने? साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका. साउथ अमेरिका नीचे ही था भाई, ये बह के ऊपर नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गया और ज्वाइन हो गया. अब ये जब बह के ऊपर पहुंच गया तो रास्ता बन गया एक ड्रैग पैसेज, राइट. एक रास्ता बन गया ड्रैग पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सरकम पोलर करेंट्स. अब यहाँ पर बहुत तेज समुद्री करंट्स बनते थे, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिज्ड. इनकी वजह से अंटार्कटिका हो गया, जम गया, बिल्कुल फ्रिज्ड हो गया, इतना ठंडा हो गया. लेकिन अब जब सब अलग हो गए, इंडिया अलग हो गया, नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया, डेसोलेट हो गया, क्योंकि ये जम गया. अब जम गया तो यहाँ कोई रहता नहीं, नहीं रहता तो ये डेसोलेट हो गया, बिल्कुल खाली हो गया, अकेला हो गया. एंड कहाँ चला गया? एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. और ये कहाँ रह गया? अकेला बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में रह गया. अब अंटार्कटिका के अलावा इतनी बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है चीज़ें, राइट. अब आ जाते हैं यहाँ पर. अब भाई हमारे राइटर कहती हैं, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ. मैं एक ऐसी लड़की जो कि सूरज की पूजा करती थी, साउथ इंडियन लड़की हूँ, मेरे जैसे के लिए 2 वीक बिताने एक ऐसी जगह पर जो 90% ऑफ द अर्थ, जहाँ अर्थ का 90% आइस हो, आर स्टोर्ड, चिलिंग प्रोस्पेक्ट, वो मेरे लिए एकदम जमा देने वाला प्रोस्पेक्ट था. मैं ये नहीं कह रही केवल मेरा शरीर, नॉट जस्ट फॉर द सर्कुलेटरी, मेरा खून जम गया है, मेरा मेटाबॉलिक फंक्शन खराब हो गया इससे, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन. मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही, मैं समझ नहीं पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही चीज़ें यहाँ आके. मेरी इमेजिनेशन तक फ्रीज हो गई यहाँ पर आके. क्लियर है यहाँ तक? इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल. भाई ऐसा लग रहा है मैं सफ़ेद रंग की पिंग पोंग बॉल के ऊपर जो है वो बड़ी सी पिंग पोंग बॉल के ऊपर चल रही हूँ. डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्क्स. अब यहाँ पर इंसानों के कोई मार्क्स नहीं है. डिवॉइड मीन्स बिना, विदाउट. अब ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, किसी ने बीज नहीं बोया तो कोई पेड़ नहीं है, कोई बिलबोर्ड्स या कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं है, यहाँ पर इंसान की बनाई कोई बिल्डिंग नहीं है, तो कोई ह्यूमन मार्क्स यहाँ नहीं है. यू लूज ऑल अर्थली सेंसेस ऑफ परस्पेक्टिव. आप अर्थली सेंसेस ऑफ परस्पेक्टिव खो देते हो. आप सोच समझ नहीं पाते, जैसे आप अर्थ पे नॉर्मली सोच समझ पाते हो, आप वहाँ नहीं समझ पाते. इवन टाइम भी नहीं समझ पाते, टाइम भी आपको समझ नहीं आता. दिन हो रहा है, रात हो रहा है, नहीं समझ आता. द विजुअल स्केल अगर हम देखें, मतलब अगर मैं वहाँ चीज़ें देखूँ ना, मेरा विजुअल स्केल, तो मुझे माइक्रोस्कोपिक से लेकर माइटी तक चीज़ें नज़र आएंगी. यानी कि इतनी छोटी सी छोटे जीव जंतु जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं वो भी वहाँ हैं. माइटी यानी बहुत बड़े बड़े, वो भी वहाँ हैं. मिजेस, कीड़े मकोड़े छोटे मोटे, एंड माइट्स, वो भी वहाँ हैं. और ब्लू वेल्स इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, वो भी वहाँ हैं. एंड आइसबर्ग, भाई बर्फ़ के जो टुकड़े हैं ना, वो इतने बड़े बड़े हैं वहाँ पे कि एक पूरी कंट्री बना लो. और एग्जाम्पल भी दिया कि कंट्रीज जितने बड़े का, एक एग्जांपल दिया कि लार्जेस्ट जो आइस का वहाँ पे टुकड़ा था वो इतना बड़ा था कि बेल्जियम जो है आपका बन जाए, वो सिटी भी बन जाए, इतना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा. तो वो सब भी वहाँ देखने के लिए मिला. सो यहाँ आपको वैरायटी बताई जा रही है. डेज गो ऑन एंड ऑन, दिन ऐसे चलते चले गए. एंड ऑन आ सीरियल 24 आवर. अब सूरियल वर्ड का मतलब होता है अनबिलीवेबल. भाई 24 घंटे बिल्कुल अनबिलीवेबल बीते ऑस्ट्रियल समर लाइट में. ऑस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू साउथर्न हेमिस्फीयर. अब ये जगह साउथर्न हेमिस्फीयर से रिलेट करती है. वहाँ की समर लाइट में मेरे ड्रीम जैसे, या फिर मैं ये कहूँ कि मेरे अनबिलीवेबल 24 घंटे बीतते हैं, चलते हैं. एंड एंड यूबिक्विटस साइलेंस. यूबिक्विटस का मतलब होता है बिल्कुल एक ऐसा साइलेंस जो मतलब बिल्कुल शांति हो, सर्वव्यापी, हर जगह आपको शांति नज़र आ रही है. अब कोई है ही नहीं शोर मचाने के लिए, तो शोर मचाएगा कौन? अनइंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच. अब साइलेंस तो है, लेकिन कब इंटरप्ट होता है? इंटरप्टेड, नॉट अनइंटरप्टेड. इंटरप्ट कब होता है? जब ओकेजनली वहाँ पे एवलांच आते हैं, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े बड़े बड़े गिरते हैं, ठीक है. या फिर काविंग होता है आइस शीट टूटती है, तब वहाँ एक आवाज़ होती है. और ये कैसी लगती हैं आवाज़ें वहाँ के लिए? कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, इस जगह को आशीर्वाद देती हैं या इस जगह को पवित्र बनाती हैं. एक ऐसी जगह जो बिल्कुल सुनसान है, वहाँ अचानक आवाज़ होगी, अच्छा लगेगा, तो ये उस जगह के लिए आशीर्वाद की तरह होती हैं.
इट इज़ एन इमर्शन, ये क्या है, एक इमर्शन है, ठीक है, किस चीज़ का, दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। आप डूब जाते हो यहाँ पर, फोर्स करती है जगह जब आप यहाँ जाते हो कि आप अर्थ की हिस्ट्री में डूब जाओ। एंड फॉर ह्यूमन्स, अगर इंसान के बारे में बात करो, द प्रोग्नोसिस इट्स नॉट गुड, मतलब लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें ना, यहाँ पे प्रोग्नोस करें यानी कि हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करें इंसानों की, भाई इंसानी जीवन बचेगा नहीं जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए गुड नहीं है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करें इंसानी जीवन की। तो ह्यूमन इम्पैक्ट क्या रहा, ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर आ पार्टली 1200 ईयर्स। केवल इंसान धरती पर आए हुए, इंसानी सभ्यता को आए हुए, उसके पहले जीव जंतु थे, लेकिन इंसानों को धरती पर आए हुए, पार्टली मीन्स हम कह सकते हैं केवल, ठीक है, पैल्ट्री, पैल्ट्री मीन्स तुच्छ, केवल 1200 साल ही हुए, सॉरी 12,000 ही साल हुए हमें। बेरली फ्यू सेकंड्स अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक पे देखते हैं, ये केवल फ्यू सेकंड्स के बराबर है इतना टाइम जियोलॉजिकल क्लॉक में। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और हमने इतनी बर्बादी कर दी है ना इसी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रक्कस। रक्कस वर्ड का मतलब समझ लो, रक्कस का मतलब होता है हमने हलचल मचा के रख दी यहाँ पर आके, इतना बर्बाद कर रहे हैं हम। एचिंग अवर डोमिनेंस, एचिंग मीन्स हम यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने निशान लगा रहे हैं कि ये अर्थ हमारी है। कैसे निशान लगा रहे हैं हम, कैसे हम अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हैं नेचर के ऊपर, हम विलेजेस बना रहे हैं, हम टाउन्स बना रहे हैं, हम सिटीज़ बना रहे हैं, इस तरीके से हम अपने निशान लगा रहे हैं, मेगा सिटीज़ बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, रकस यानी यहाँ पर हंगामा मचा दिया, हम अपने डोमिनेंस के निशान लगा रहे हैं, हमारा विलेज बन गया, हमारा टाउन बन गया, हमारी सिटी बन गई, हमारी मेगा सिटीज़ बन गई। बर्बाद कर रहे हैं वहीं हम अर्थ को आके, 12,000 साल हुए हमें अर्थ पे आए हुए, हमने इतनी बर्बादी कर दी इसकी, ये ग्लोबल वार्मिंग से बर्बाद होती भी दिख रही है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, अब इंसानों की पॉपुलेशन यहाँ बढ़ती चली जा रही है, हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज़। अभी इंसान बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इंसान क्या कर रहा है, जंगलों को आग लगा रहा है। अब हम लोग मतलब बैटलिंग कर रहे हैं, एक तरीके से बैटलिंग कर रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं दूसरी स्पीशीज़ के साथ। पहले तो केवल जीव जंतु थे ना, लेकिन अब हम उनकी धरती के साथ फाइट कर रहे हैं। अब हमें भी चाहिए टुकड़ा, उन्हें भी चाहिए टुकड़ा, तो यहाँ फाइट चल रही है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं एंड अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल। अनमिटिगेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और हम बहुत ज़्यादा बर्निंग कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की, एंड हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। ये बात आप लोगों को 12th में पता होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ब्लैंकेट पूरा बनता चला जा रहा है, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। हम ये मान सकते हैं कि अगर इतना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट। जब भी देशों में इन्वायरमेंट को लेकर डिबेट होती है तो क्लाइमेट चेंज को लेकर तो भाई ये तो हॉट टॉपिक एक तरीके का। विल द क्या डिबेट होती है, विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली, क्या ये वेस्ट की एंटार्क्टिक आइस शीट जो है पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसमें बाधा पड़ेगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है इकोसिस्टम, राइट। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या इसी से संसार का अंत हो जाएगा। एज वी नो इट, जैसे संसार को हम जानते हैं, क्या ऐसे संसार का अंत हो जाएगा, मे बी हो जाएगा, मे बी नॉट होगा, इधर वे कुछ भी हो। एंटार्क्टिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिबेट का, ये बहुत हॉट टॉपिक है डिबेट के लिए ये। नॉट जस्ट बिकॉज, ऐसा नहीं कि केवल इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया का अकेला एक ऐसा प्लेस है वेयर विच हैज़ नेवर बीन सस्टेन्ड है ह्यूमन पॉपुलेशन। केवल ये वजह नहीं है इसकी, ये याद रखना आंसर लिखते टाइम, कि केवल ये वजह नहीं है कि यहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है तो अकेला इसीलिए डिबेट का विषय नहीं, इस और भी रीज़न एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रेस्टाइन। और इसी वजह से क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है तो ये प्रेस्टाइन रहा, पवित्र रहा, यानी कि अनस्पॉइल्ड रहा। आपको इंसान ही नहीं गया तो उसने स्पॉइल भी नहीं करा। बट मोर इम्पॉर्टेंटली डिबेट का विषय ये भी रहा बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, अपनी आइस की चादरों में 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स भी इसके ट्रैप्ड हैं इन इट्स लेयर ऑफ आइस में। तो इसकी वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेले ये वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंसान नहीं पहुंचे तो उसको स्पॉइल नहीं किया उन्होंने। इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन, अगर हम पढ़ना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं अर्थ के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को, एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो। भाई एंटार्क्टिका जाओ और पढ़ो। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ये जिस प्रोग्राम के तहत ही हमारे तो शांति दोषी यहाँ गई थी, आई वॉज वर्किंग विद ऑन द शुकाल्स्की। मैं गई थी, मैं इस काम पर थी और मैं इस जहाज से गई और एम था टू डू एग्जैक्टली दिस।
एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाना था एंड ऑफ द वर्ल्ड में, प्रोवाइडिंग दैम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ले जाना क्यों था हाई स्कूल स्टूडेंट्स को? जिससे इन्हें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की जा सके, ये जाके सीखें, एंड विल हेल्प दैम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। इनके अंदर डेवलप की जाए, फॉस्टर मीन्स टू डेवलप की जाए नई अंडरस्टैंडिंग। किस चीज़ के लिए? एंड रिस्पेक्ट करें वो अपने प्लानट अर्थ का। भाई अर्थ को समझ पाए ना कि किन चीज़ों से अर्थ हमारी बर्बाद हो रही है और क्या किया जाए, अपने प्लानट को अच्छे से समझ पाए। इट इज़ बीन एन ऑपरेशन ऑफ 6 years नाउ। 6 साल का ऑपरेशन हो चुका है, अब इससे 6 साल हो चुके हैं। कौन इसके हेड थे? हेडेड बाय अ कैनेडियन जियोफ ग्रीन, ठीक है, इनके द्वारा ये अभियान चलाया गया था। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग मीन्स किसी को बहुत ही बहुत मुश्किल से लेकर जाना, बहुत डिफिकल्टीज के साथ लेके जाना। तो ऑब्वियसली अंटार्कटिका जाना है, बहुत डिफिकल्टी से लेके जाते होंगे। किसको लेके जाते थे? सेलिब्रिटीज़ को, या फिर रिटायर्ड रिच को, और या फिर क्यूरोसिटी सीकर्स को। ऐसे लोग जो नई नई जगहें देखना चाहते थे, बहुत मुश्किल से उनको लेके जाते थे। हु कुड ओनली गिव बैक इन लिमिटेड वे। लेकिन जब ये मतलब हम कह सकते हैं कि पैसा दे देते होंगे इनको ले जाने का, लेकिन अर्थ को कुछ ऐसा मिल नहीं पा रहा था, बहुत लिमिटेड वे में ही रिटर्न कर पा रहे थे। ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, चीज़ें क्लीन नहीं हो रही, लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे थे आने के बाद ये वहाँ से। तो इन्होंने सोचा कि अब हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं भाई? जिससे बच्चे आगे कुछ कर सकें। विद द स्टूडेंट्स ऑन द आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर। भाई बच्चे ही पॉलिसी मेकर हैं फ्यूचर जनरेशन्स का। अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस उन्हें देना चाहते थे एट एन एज, उस एज पे व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जब ये लोग समझने के लिए तैयार है, लर्न करने के लिए तैयार है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट करने के लिए तैयार है कि अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो उस पर कुछ कर सकते हैं। बच्चे ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, रीज़न इस प्रोग्राम का कि इतना सक्सेसफुल रहा, इज़ बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट टू बी अफेक्टेड बाय इट। भाई आप साउथ पोल के पास जाओ और आप पर उसका प्रभाव ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको ले जाकर वहाँ पर दिखाया गया, और देखने के बाद तो समझ आना ही आना है प्रॉब्लम भी और क्या सोल्यूशन है ये भी। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज अबाउट। ब्लेज होता है उदासीन होना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उदासीन रहते हैं, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप वहाँ नहीं जाते तो अबाउट पोलर आइस कैप्स पे क्या चल रहा है कि मेल्ट हो रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ रिस्पेक्टेड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आपके घर का जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, आप उसमें आराम से बैठे हुए हैं, तो आप ब्लेज रहेंगे, आप उदासीन रहेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई आइस कैप मेल्ट हो रही है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, राइट। बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स, जब आप जाते हैं और वहाँ जाके ग्लेशियर्स को देखते हैं कि वो रिट्रीटिंग हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, ग्लेशियर्स छोटे हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, आइस शेल्फ्स जो है कोलैप्स हो रही हैं, यू बिगिन टू रियलाइज, तब आप रियलाइज़ करने लगते हो दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रियल है। एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ अर सिंपल इकोसिस्टम, एंटार्क्टिका क्योंकि उसका बहुत सिंपल इकोसिस्टम है, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि अलग अलग प्रकार के वहाँ जीव जंतु रहते हैं लेकिन कम, ठीक है, इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने का। हाउ लिटिल चेंजेस इन एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट में छोटा छोटा भी बदलाव होता है, कैन हैव बिग रिपर रिजल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, इसको प्रोनाउंस कर लेना। टेक द माइक्रोस्कोपिक फ्लाइटोप्लैंक्टन, अब ये पानी में रहने वाला फ्लाइटोप्लैंक्टन होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, ये ग्रास होती है सी की, एंड ये बहुत नरिश होती है। ये क्या करती है? दैट नरिश द सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशन फूड चेन। इसकी वजह से पूरी साउथ की जो फूड चेन है, साउथ साइड की, साउथर्न ओशन की, वो पूरा इसी से नरिश होती है। अब इसको हार्म हो रहा है, समझ रहे हो। दीज सिंगल सेल प्लांट्स यूज़ करते हैं सन की एनर्जी को टू एसिमिलेट, यानी एब्जॉर्ब करते हैं पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और सिंथेसाइज करते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बाकी सारे का जीवन चल रहा है इन द वंडरस, बिल्कुल अद्भुत तरीके से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ये करते हैं फ्लाइकोप्लैंक्टन्स। साइंटिस्ट ने वार्निंग दी दैट फर्दर डिप्लीटेशन ऑफ अगर होता है ओजोन लेयर का विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फ्लाइकोप्लैंक्टन, इनकी एक्टिविटीज़ पर फर्क पड़ेगा। हमें ये समझाया जा रहा है कि अगर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान नहीं रखा, इनको नुकसान होता है तो पूरी फूड चेन को नुकसान होगा, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the origin and the global जितना कार्बन साइकिल है वो सबको नुकसान होगा। इन द पैरेबल स्टोरी है ऑफ फ्लाइटोप्लैंक्टन के बारे में कि देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, कि अगर आप टेक केयर करते हो स्मॉल थिंग्स की तो बिग थिंग्स अपने आप विल फॉल इनटू प्लेस, अपने आप ठीक हो जाएंगे। वॉक ऑन ओशन के बारे में बात करते हैं, समुद्र पे चलना। माई आर्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच
एपिथेसिस, भाई बहुत अचानक, मतलब एक तरीके से अचानक आपको एहसास होना। मैं वहाँ पहुँची तो मुझे अचानक एहसास होता है, बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ में। कहाँ थी? 65.55 डिग्री साउथ में पहुँच गई थी। द जो शोकाल्स्की है हमारा had managed to wedge herself into the thick white stretch of ice between the peninsula and tadpole island। अब इन दोनों आइलैंड के बीच में, पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में हमारा भैया जहाज गया फंस। ठीक है, वैज हो गया मीन्स फंस गया वहाँ जाके, नहीं अब आगे नहीं बढ़ रहा था। तो विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, अब ये हमें रोक रहा है आगे जाने से, खुद ही नहीं जा पा रहा, हम कैसे जाएं। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, कैप्टन ने कहा ठीक है हम आगे नहीं जा सकते तो हम वापस अब चलेंगे, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, एंड हेड बैक नॉर्थ, उन्होंने कहा हम नॉर्थ की तरफ वापस चलते हैं। बट बिफोर वी डिड, इसके पहले कि हम नॉर्थ की तरफ वापस जाते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हमसे सबसे कहा गया क्लाइम डाउन करो, नीचे उतरो गैंग प्लैंक पे। गैंग प्लैंक क्या होता है? एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा समझ लो जिसपे शिप चढ़ने या उतरने के लिए आप वो बोर्ड को यूज़ करते हो। गैंग प्लैंक से हमें नीचे उतारा गया एंड वॉक कराया गया हमें ओशन पे। सो देयर वी वर, अब हम भी चले उतरे, हम वहाँ थे 52 ऑफ अस। नीचे जाओ, टिटेड आउट मीन्स हम बाहर निकले। कैसे कपड़ों में निकले? इन गोटेक्स। गोटेक्स मीन्स एक ऐसा फैब्रिक होता है जो हम पहनते हैं उस वहाँ पे, ठीक है, अंटार्कटिका में हमने पहना था। एंड ग्लेयर्स, अपने चश्मे पहने हमने, सन ग्लासेस पहने। वॉकिंग ऑन अ स्टार क्वाइटनेस, मतलब पूरे सफ़ेद चादर पर हम लोग चल रहे थे अभी। दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, ऐसा लगता बस हमेशा के लिए पूरी बिछी हुई है, जहाँ जहाँ तक हमारी नजर जा रही है बिछी हुई थी। अंडरनीथ अवर फिट, हमारे पैरों के नीचे वजन मीटर थिक, कितने मीटर थिक? मीटर थिक, 1 मीटर थिक आइस पैक था, आइस का टुकड़ा था, 1 मीटर का, काफ़ी होता है। एंड अंडरनीथ डैट, उसके नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग क्रिएचर्स थे, ब्रीथिंग क्रिएचर्स थे सी वाटर में। इन द पैरिफेरी, यानी आसपास हम देख रहे हैं तो क्रैब ईटर सील्स हैं जो कि फैली हुई हैं, बैठी हुई हैं जगह जगह, सनिंग कर रही हैं, मतलब धूप सेक रही हैं, है ना। आइस फ्लोस पर, मतलब आइस के जो बर्फ के टुकड़े हैं उसके ऊपर वो बैठी हुई हैं, धूप सेक रही हैं। मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे मेरे मद्रास में ना कुत्ते होते हैं, बैनियन के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ द बैनियन ट्री। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ रेवलेशन। भाई ये मुझे किस प्रकार का, मतलब मेरे को ऐसा लगा एक रहस्य खुल गया। रेवल्यूशन मीन्स रहस्य का खुलना। एवरीथिंग डज इंडीड इन कनेक्टेड। मैंने ये समझा कि भाई मद्रास में मेरे कुत्ते धूप सेकते हैं, बैनियन पेड़ के नीचे छाया में बैठते हैं, यहाँ पे ये धूप सेक रही हैं, सब कुछ कनेक्टेड ही तो है। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फीयर फिर से मैंने कवर किया। एंड आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस एंड प्ले ऑन आवर प्लानट। भाई मैं तो मतलब बहुत चौंक गई इतनी खूबसूरती देखकर अपने प्लानट पे। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस। अब मैं सोचती हूँ कि भाई क्या हो अगर अंटार्कटिका गर्म जगह बन जाए। दैट इट वंस यूज टू बी, अंटार्कटिका एक टाइम पे गर्म था, हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम रहेंगे इसे देखने के लिए, यानी इंसान रहेंगे इसे देखने के लिए। और वुड वी हैव गॉन, हम भी चले जाएंगे, जैसे कौन चले गए? द वे डायनासोर्स खत्म हो गए धरती से, मैमथ्स खत्म हो गए, और वूली राइन्स खत्म हो गए, राइनोस खत्म हो गए। हु टू से, भाई कौन ये बता सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, मैंने 2 हफ्ते बिताए थे वहाँ पे, और वो बिताने के बाद विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, मेरे साथ काफ़ी टीनेजर्स थे, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड। भाई हम सबको ये समझ में आ गया कि हमें अर्थ को सेव करना चाहिए। ऑल आई कैन से, मैं ये कह सकती हूँ, दैट इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन, बहुत कुछ हो सकता है इन मिलियंस ऑफ ईयर्स में, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, एक दिन कितना बड़ा अंतर क्रिएट कर सकता है। हाफ एन आवर भी नहीं लगा और चैप्टर होता है हमारा फिनिश। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।